पेट की समस्याओं से सामान्य तौर पर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और जांचें क्या कराते हैं, जैसे सोनोग्राफी करा ली, अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं, खून की जांचें करा ली और वो सारी जांचें नॉर्मल आती हैं, तो लोग ये कहते हैं कि हमारी जांचें तो सब बिल्कुल ठीक आ रही हैं, फिर भी हम परेशान हैं, पता नहीं क्यों हैं। तो पेट की समस्याएं या फिर पाचन तंत्र की जो समस्याएं हैं, जैसे आप इस बॉटल को, ये तो ट्रांसपेरेंट है तो अंदर का भी दिख रहा है इसमें, लेकिन मान लो इस बॉटल पे अपन कोई काला कपड़ा लगा दें, कोई पेपर लगा दें और उसके बाद ऊपर से देख के ये कहें कि ये बोतल तो ठीक है, जबकि इस बोतल के अंदर वाली ऐसे करके ढक्कन खोलो और यहाँ भर दो कीचड़ दुनिया भर का, तो पूरे में कांच में अंदर गंदगी भरी हुई है, गंदगी चिपकी हुई है, कांच खराब हो रहा है, अंदर से कांच गल रहा है, बाहर से ठीक ठाक दिख रहा है। तो सोनोग्राफी में बाहर से ठीक ठाक दिखेगा। आप अगर सीटी स्कैन कराओगे तो कहीं कहीं सूजन वूजन दिखाई देगी, तो उससे कुछ पता लगता है। लेकिन सोनोग्राफी और जनरल खून की जांचों में अपन हीमोग्लोबिन चेक करा लें, आरबीसी चेक करा लें, उसमें ये थोड़ा कम आ सकता है, ये तो सामान्य आनी ही है। पेट में समस्या है, पाचन तंत्र में समस्या है, पेट में गैस बनती है, जलन होती है, वजन कम हो रहा है, डकारें आती हैं, वजन बहुत ज्यादा कम हो रहा है, डकारें आ रही है। इस समस्या के अभी हो रहा है 40। हाँ, 65 से 40 मतलब 25 किलो कम हो गया। तो इस समस्या के लिए जो स्पेसिफिक जांच है वो या तो मुंह में कैमरा डालकर आहार नाल से होते हुए आमाशय और छोटी आंत का ऊपर वाला हिस्सा तक देखा जाता है, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी, अपर एंडोस्कोपी। ठीक है, एंडोस्कोपी कराएं। अब अपन अभी जो कह रहे थे ना कि जांचें तो सब ठीक आती हैं, एंडोस्कोपी अपन ने करा रखी है। अब इसमें तो लिखा हुआ है कि फंडस पर मल्टीपल एरोजन्स विद अरिथमिया, तो मल्टीपल एरोजन आ रहे हैं, मतलब एरोजिव गैस्ट्राइटिस है, तो ये तो पर्याप्त होता है, ये आपके सारे के सारे पाचन तंत्र को खराब कर देगी। तो ये एंडोस्कोपी तो नॉर्मल नहीं है। एंडोस्कोपी में तो क्लियरली लिखा हुआ है फंडल एंड एंट्रल हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस विद डियोडिनाइटिस। और क्या लिखा जाएगा, और क्या आएगा, इतना ही आता है। इस रिपोर्ट को बिना देखे अगर अपन कहते रहेंगे ना कि हम तो, हमारी रिपोर्ट तो ठीक आ रही है, तो बाकी सारी रिपोर्ट बेकार है। जब तक हम एंडोस्कोपी करके, या एंडोस्कोपी कभी कभी ठीक आ जाती है लेकिन लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, या फिर बार बार एनस में खुजली हो रही है, या फिर एनस के पास में भारीपन लग रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर कोलोनोस्कोपी करी जाती है, जिसमें एनस से कैमरा डाल करके बड़ी आंत को देखा जाता है, उस कोलोन में क्या दिक्कत आ रही है वो देखा जाए। हाँ, तो ये जांचें हैं जिनसे अपने को ये पूरा पता लगता है कि आपके पाचन तंत्र के अंदर की स्थिति क्या है। पेट को ऊपर से देख लो, सोनोग्राफी भी करेंगे तो पेट की आंतों की ऊपर की दीवारें दिखती हैं, ना कि अंदर का। अंदर का कब दिखेगा, जब ऐसे करके कैमरा डालेंगे, ऐसे करके इसमें अंदर कैमरा डाल दो ये, और ऐसे करके अंदर का फिर देखें। अब यहाँ इसमें मान लो ये कैमरा लगा हुआ है, ऐसे करके देख रहे हैं, यहाँ से वायर आई है और यहाँ कंप्यूटर पे अपन सब कुछ देख रहे हैं, तो वो बता देगा कि इस हिस्से में सूजन है, इस हिस्से में लालामी है, अंदर के हिस्से में और जाकर के यहाँ पर पूरा सूजन, लालामी और एरोजन्स हैं, तो पता लग गया ना। इसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। अब जब तक अपन ये एंडोस्कोपी नहीं कराते हैं, जैसे आपने तो करा रखी है, तो ये तो कंफर्म डायग्नोसिस हो गई कि भाई ये तो एरोजिव गैस्ट्राइटिस है। ठीक है, कुछ लोगों ने अभी एंडोस्कोपी नहीं कराई है और वो अभी भी यही कहते घूम रहे हैं कि हमारी तो सारी जांचें सही हैं, हमको तो पता नहीं क्या ही हो गया है। ऐसे कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से भी मतलब दिक्कत होती है। हाँ, अब अपन उसी पे आ रहे हैं। यही होती है इरिटेबल बाउल कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब होता है, बावल मतलब आंतें, इरिटेबल मतलब इरिटेशन, इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ी हो जाती है, तो चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, इसको बोला जाता है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें इरिटेशन में कहीं भी इन्फ्लामेशन नहीं होगा, और यहां तो इन्फ्लामेशन है। तो जब इन्फ्लामेशन है तो इरिटेबल कैसे हो सकता है वो? इरिटेबल नहीं हो सकता है। तो इन्फ्लामेशन है, इसका मतलब आईबीएस नहीं है, ये आपका गैस्ट्राइटिस का केस है। तो 3 चीजें होती हैं जो बड़े कंफ्यूजन का विषय है, जहां डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है अभी। एक तो होती है गैस्ट्राइटिस, एक होती है IBD, और तीसरा होता है IBS,
तो तीनों में से IBS अलग है और ये दोनों चीजों इनमें दोनों में इन्फ्लेमेशन है। अब इन दोनों में अगर इन्फ्लेमेशन है तो गैस्ट्राइटिस में इन्फ्लेमेशन केवल स्टमक में होगा और IBD में इन्फ्लेमेशन हो सकता है आपके केवल आंतों में हो सकता है आपके केवल बड़ी आंत में हो और हो सकता है पूरे पाचन तंत्र में हो। तो केवल बड़ी आंत में होगा तो बोला जाएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सर तो सर मेरे नहीं है, मुंह में तो नहीं होते, नहीं है। हाँ। दूसरा IBD का ही दूसरा टाइप जो होता है वो होता है क्रॉन्स डिसीज। तो क्रॉन्स डिसीज में हो सकता है बड़ी आंत में थोड़ी समस्या हो, छोटी आंत में भी थोड़ी समस्या हो, स्टमक में भी, आमाशय में भी थोड़ी समस्या हो, आहार नाल में भी थोड़ी समस्या हो और मुंह में भी छाले हो रहे हो। तो ये क्रॉन्स में आता है। अब अपन ने अभी एंडोस्कोपी कराई है, इसके अलावा कोलोनोस्कोपी कराई है कभी? कोलोनोस्कोपी तो नहीं करवाई सर। नहीं करवाई। कभी ब्लीडिंग होती है, मोशन के साथ ब्लड आता है कभी? नहीं आता है। अच्छा, लैट्रिन काले कलर की आती है? लेटरिन काले कलर की नहीं आती, लेटरिन तो वो पचा हुआ नहीं आता है, अनपचा आ रहा है, अनपचा आ रहा है, खिचड़ी जैसा स्टूल पास हो रहा है। हाँ, तो वो गैस्ट्राइटिस है। गैस्ट्राइटिस का मतलब होगा आमाशय में इन्फ्लेमेशन है, इस वजह से आमाशय अपना काम नहीं कर पा रहा है और आमाशय का काम, हाँ, मल बन के नहीं आएगा। आमाशय का काम होता है खाने को पचाने का, तो खाना पच नहीं रहा। जब पच नहीं रहा तो तभी तो अनपचा मल आएगा ना। हाँ हाँ, तो अनपचा मल आ रहा है, अनपचा आ रहा है। ठीक है। तो अनपचा मल आ रहा है क्योंकि खाना पच नहीं रहा, और पच नहीं रहा तो शरीर में लग भी नहीं रहा, तो कमजोरी आ रही है। लग ही नहीं रहा सर। और शरीर में जब लगेगा नहीं खाना तो फिर वजन बढ़ेगा कैसे? कम ही होगा, लगातार कम होता जाएगा क्योंकि शरीर में खाना लग ही नहीं रहा। लगे नहीं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति खाना खाए नहीं 6 महीने। उल्टी भी नहीं होती बिल्कुल भी। हाँ, नहीं होगी उल्टी, मेरे को डक्का नहीं आती है उससे। और एक मेरा पेट है ना, गुड़ गड़र गड़र बस ऐसे बोलता रहता है। दो चीज की ज्यादा समस्या है। गड़र गड़र या गुड़ गुड़ जो पेट बोल रहा है, हाँ। इसका मतलब अपच है, इंडाइजेशन, खाना नहीं पच रहा। तो वो तो गैस्ट्राइटिस में होता ही। हाँ, दो चीज। अब गैस्ट्राइटिस में, आमाशय में गैस्ट्राइटिस हो गई, अब जैसे ही नीचे की तरफ वो अनपचा हुआ मल उतरेगा, मल नहीं कह सकते इसको, खाना कहेंगे। जैसे ही आमाशय से अनपचा खाना नीचे की तरफ उतरेगा तो वो एब्जॉर्ब तो होना नहीं। हाँ हाँ। अब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो बिना एब्जॉर्प्शन के ही आंत में पड़ा रहेगा और फिर कभी कभी एकदम से उसको लगेगा कि यार बहुत लंबे समय से डिओडिनम में पड़े हुए हैं, जाइजोनम में चलते हैं, तो वो एकदम से नीचे की तरफ उतरेगा ना। तो जैसे कभी देखा होगा आपने कि जैसे इस बॉटल में अगर हम किसी फनल से, वो जो आती है ना कुप्पी, उसमें इसको रख के अब पानी भरें इसमें, तो एकदम से पूरा भर दें उसको, तो जब एकदम से भरा हुआ नीचे की तरफ उतरता है तो आवाज आती है ना। हाँ, वैसे आवाज आती है। वैसी ही आवाज आपके आंतों में से आना चालू हो जाती है। इसको पेट की गुड़गुड़ कहा जाता है। हाँ, गुड़गुड़ की आवाज आती है। तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि अपच हो रही है। अपच क्यों हो रही है? क्योंकि गैस्ट्राइटिस। हाँ। तो कंफर्म डायग्नोसिस आपकी गैस्ट्राइटिस की होगी। गैस्ट्राइटिस को ठीक करना है। उल्टी भी नहीं होती सर, मेरे को याद ही नहीं कभी उल्टी हुई। अरे मेरे को डक्कर है, मुझे ये तो बहुत अच्छी बात है, उल्टी नहीं होती। अदरवाइज जैसे खाना खाती हूँ आधा घंटा तो अच्छा फील होता है, ठीक हूँ मैं। आधे घंटे के बाद में डक्कर आने लग जाती है। आधे घंटे के बाद इसलिए आती हैं क्योंकि खाना खाने के बाद जब खाना पाचक रसों के साथ मिलने का समय होता है वो मिल नहीं रहा। हाँ। तो फिर वो अपच होना चालू हो जाती है और डकार आना चालू हो ये जाती नहीं खाना खाया तुरंत बाद में ऐसे लगना, तुरंत बाद में नहीं लगता है। तुरंत बाद भी लग सकता था। हाँ। क्योंकि एरोसिव गैस्ट्राइटिस है तो खाना खाते ही पेट फूल जाता। हाँ। लेकिन वो नहीं फूल रहा है तो चलो ये कम से कम आपके लिए ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ। ठीक ही है ये। आधा घंटा बाद में ऐसे लगता, डकारें आती है बहुत ज्यादा। डकारें आने के बाद उनका काफी डकारें आ जाती है, फिर रिलीफ लगता है कि हाँ चलो ठीक है। काफी डकारें आ जाती हैं, उसके बाद रिलीफ लगता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही खाना पहुंचा आमाशय में, वो थोड़ी समय तक तो उसने पचाने की कोशिश करी, लेकिन जब नहीं पचा तब गैस बनना चालू हो गई। हाँ। अब गैस भर गई। हाँ। पेट भारी हो गया। अब आपको बेचैनी भी हुई थोड़ी बहुत। अब आपको थोड़ा सा पेट में भारीपन लगा। अब डकारें आना चालू हो डकारें आती है, उसके बाद रिलीफ मिलता है। हाँ। अब जब गैस जो भरी हुई थी वो गैस निकल जाएगी। हाँ। तो आपको रिलीफ लग जाएगा। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन आप जैसे ही वो रिलीफ लगा, फिर कुछ ना कुछ फिर से खाने का टाइम होगा। हाँ। फिर हम कुछ खाएंगे, फिर आधे घंटे बाद वही, तो ये क्रम बना रहेगा। ठीक है। ऐसे रहता है। तो जरूरी है आपका जो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को पूरे तरीके से ठीक किया जाए। और गैस्ट्राइटिस अलॉन्ग विद एरोजन्स है तो इसको एरोजिव गैस्ट्राइटिस बोला जाएगा। तो एरोजिव गैस्ट्राइटिस अगर है तो जब तक एरोजन्स हील नहीं हो जाते हैं तब तक ये ठीक नहीं होगा। जैसे होता है ना कि
ऐसे खरोंच दिया, अब खरोंचने की वजह से कहीं कहीं ऐसे करके लालामी आ गई, लाइनें पड़ गई और उनमें से थोड़ा थोड़ा खून निकलना, ऊज होना चालू, रिसना चालू हो गया। कभी कभी होता है ना कि ऐसे जोर से मारा है तो सूजन आ गई, वो केवल सूजन है, वहां ब्लीडिंग नहीं है, लाल हो जाएगा लेकिन ब्लीडिंग नहीं है। लेकिन इरोजन का मतलब क्या होगा? खरोंचे। खरोंचे मतलब कि खून थोड़ा और ऐसे करके दबा दो तो खून निकलना ही चालू हो जाए। हाँ। और एक होता है घाव जिसमें से खून निकलना चालू हो जाता है। तो इरोजन और घाव में यही अंतर है, इरोजन और अल्सर में यही अंतर है कि अल्सर में से, घाव में से खून निकलना चालू हो जाता है, इरोजन में ऊजिंग है। ऊजिंग मतलब रिसाव है खून का, ब्लीडिंग नहीं है। थोड़ा ज्यादा जोर लग जाएगा, थोड़ा ज्यादा गैस बन जाएगी, थोड़ा थोड़ा रिस के आना चालू हो जाएगा, तो वो इरोजन होते हैं। तो इरोजन्स को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक ये पूरे तरीके से ठीक नहीं होगा। ठीक है। अब इस समस्या को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जो है ना, सबसे पहले तो इरोजिव है, इसलिए ये ध्यान रखना है, मिर्च मसाले आप दूर दूर तक भूल जाना, बिल्कुल कतई नहीं खा सकते। लाल, काली, पीली, नीली, हरी, गुलाबी, कैसी भी मिर्च नहीं चाहिए, कैसी भी नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ। फिर किसी भी प्रकार का कोई भी गरम मसाला बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आएगा। हाँ। कुछ लोग कहेंगे कि अरे पाचन की अग्नि कमजोर पड़ गई है, मेथी अजवाइन का पाउडर ले लो काले नमक के साथ में, या फिर और कुछ चूरन चटनी दे देंगे, वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि जितना गर्म उपयोग में आप लोगे आपका शरीर गल जाएगा। प्रवृत्ति कैसी है? पित्त की प्रकृति है। वात की लगे सर, मैं दुबली पतली हूं इसलिए। वात की तो जब पित्त शरीर में ज्यादा हो जाता है तो अकेला नहीं रहता, फिर कुछ समय के बाद वो वात को लेके आता ही है ना। तो पहले पित्त है, मतलब पित्त की ही प्रकृति है और पित्त ही बढ़ गया है। हाँ। एक तो होता है कि पित्त की प्रकृति नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ वात प्रवृत्ति है इसलिए है। नहीं, पाचक पित्त बिगड़ेगा तो भी तो पित्त तो 5 होते हैं ना। पाचक पित्त बिगड़ेगा तो अपच करा लेगा। पित्त जब अमाशय में बढ़ जाएगा तो अमाशय को गर्म कर देगा, उसकी वजह से भी तो पेट की समस्याएं होंगी ना। तो यहाँ वात तो आ जाएगा, जब वात आ जाएगा तो पूरा शरीर रूखा हो जाएगा। रूखा ही सर, मैं तो पतला पतला ही देखो है। पतला नहीं, वात का मतलब पतला नहीं होता, वात का मतलब होता है रूखा। रूखा मतलब बाल रूखे, आंखों में ड्राइनेस, नाक में ड्राइनेस, मुंह सूखा, त्वचा सूखी सूखी, तेल लगा दो कितना भी फिर भी सूखी। ऐसी तो नहीं है, ऐसी तो। जब वात होगा, वात वृद्धो रूक्षता, वात जब बढ़ेगा तो रूखापन बढ़ेगा, ये रहेगा ही। ठीक है। तो ये है पित्त की समस्या, बढ़ा हुआ पित्त। तो बढ़े हुए पित्त को बैलेंस करने के लिए एक तो हो गया मसाले और मिर्च बिल्कुल नहीं खानी है, गर्म चीजों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रहना है। सर मैं चाय पीती हूँ सर, चाय मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ऐसे भूल जाओ जैसे गधे के सर पे से सींग गायब हो गए ना, वैसे ही चाय खत्म कर दो। चाय जब तक जीवन में बनी रहेगी, आपकी ये समस्या एक तो चाय की वजह से भी बहुत बढ़ रही है आजकल, तो चाय बिल्कुल बंद कर दो। और कभी ऐसा, जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि साहब आप मार दो लेकिन ये चाय पीने के लिए तो हम चाय तो पियेंगे ही, चाय बंद करने के लिए तो कतई मत कहो। अगर ऐसी स्थिति है तो कोई बात नहीं, आप चलो ठीक है, आप ले लो चाय, लेकिन अकेली मत लो। चाय नुकसान तो करेगी, पूरा फायदा जल्दी नहीं होगा, ज्यादा देर लगेगी। थोड़ी पी लेते तो ऐसा लगता है कुछ एनर्जी लगा। ऐसे दारू पीने वालों को ऐसा लगता है कि दारू पीने के बाद एनर्जी लगती है, अपन उनको तो गालियां देते घूमते हैं फिर। बात तो वही है, एक ही बात है, एडिक्शन तो एडिक्शन होता है किसी भी चीज का हो। तो ये चीज विशेष ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप चाय नहीं पियेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर मजबूरी है आपकी, आपको पीना ही पड़ेगी, आपने सौगंध खा रखी है चाय नहीं छोड़ेंगे, होते हैं कई लोग, तो अकेली चाय मत पियो, फिर चाय के साथ कुछ खा लो। तो चाय के साथ बेकरी के बिस्किट खा लो, घर में बना हुआ कुछ चिवड़ा टाइप का, वैसा टाइप का कुछ खा लो, नमकीन खा लें, ब्रेड खा लें, बिस्किट खा लें, ये नहीं चलेगा। नहीं, ये तो सर मेरे को खाते ही मतलब डकरे मुझे जाती है। हाँ, तो ये तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ये हो गया। चाय के साथ में रोटी दे देगी काम है, रोटी खा लो चलेगा, बहुत ही बढ़िया, आधी रोटी खा लो। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया नहीं करने वाला, ये परहेज है। फिर एक परहेज रखो, पानी बहुत सारा पीना है, एक ये विशेष ध्यान रखो। पानी से मैं खूब पीती हूँ। तनाव कोशिश करो बिल्कुल भी न आए, और आए तो खूब व्यायाम करके उस तनाव को दूर करने का काम करो, क्योंकि तनाव को दूर करने की और कोई स्थिति तो है नहीं। व्यायाम तो सर मैं बिल्कुल करती नहीं, झूठ नहीं बोल रही। तो बिना व्यायाम के तो बाकी सब बिल्कुल जीरो है, सब बेकार है।
व्यायाम तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो ठीक नहीं होगा। हाँ सर, आपकी बात सही है। आपका वीडियो देखिए तो मैं आपके पास आई हूँ। मैं थोड़ा सा क्या है क्लियर बोलता हूँ। हाँ। मैं आपको कह दूं कि नहीं कोई बात नहीं, अच्छा व्यायाम नहीं करोगे कोई बात नहीं, तो जहां ऑप्शन आपको दिया जा सकता है वहां डेफिनेटली दे दिया। जैसे चाय के लिए दे ही दिया हाँ। भाई ठीक है, पूरा आराम तो नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन चाय अगर ज़रूरी है तो भाई ठीक है, आप चाय के साथ कुछ खा के चाय पी लो। लेकिन व्यायाम नहीं करने का ऑप्शन तो है ही नहीं, सर तो व्यायाम तो करना ही पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ 2 बार करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 1 बार हो तो आप शाम शाम को कर लो, अगर सवेरे का हो जाएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा कि भाई सवेरे का टाइम निकाल लो कैसे भी करके। जनरली महिलाएं कहती हैं कि सवेरे का नहीं, हम तो शाम का कर सकते हैं, सवेरे ऑफिस जाना होता है, बच्चों को होता है, तो उस हिसाब से सवेरे ज़्यादा नहीं तो आप 20 मिनट का टाइम निकाल लो। भाई बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, आप अपना जो सवेरे का मॉर्निंग रूटीन है वो तो करना ही है, उसको तो कर ही लो। उसके बाद फिर कैसे भी करके 20 मिनट का टाइम निकाल लो और जोड़ों का व्यायाम करो थोड़ी देर के लिए, बेशक 2-3 मिनट ही राजा रानी आसन करो और फिर प्राणायाम करो। टहलने का काम जो है ना वो शाम को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो व्यायाम जरूरी है। खाना पीना, उसमें बहुत ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं कुछ। एक तो खाने को बहुत चबा के खाना है, खाने के साथ पानी नहीं पीना है, अगर पीते हैं तो घूट घूट करके 3-4 घूट पानी पिया जा सकता है। खाने के तुरंत बाद पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है, ये विशेष ध्यान रखा जाए। और शाम के खाने को कम खाना है और शाम के खाने को जल्दी खाना है। सवेरे जल्दी जग जाना है, रात को जल्दी सोने की कोशिश करना शुरू कर देनी है। तो ये बेसिक रूटीन्स हैं, इनको अपन फॉलो करना चालू कर देंगे और जैसे जैसे इनको फॉलो करेंगे डेफिनेटली हम ये मान के चलें कि 3 महीने में ये समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी 100% मैंने बोल दिया। लेकिन ये करने से आपके होगी, मैं कह दूं और आप 3 महीने बाद आ जाओ कि किया तो कुछ नहीं लेकिन आपने कहा था ठीक हो जाएंगे, हम तो ठीक नहीं हुए, ऐसे तो नहीं होगा। ये करने से करना तो आपको ही पड़ेगा। अगर मेरे करने से आपको फायदा होता तो मैं 3 महीने ही नहीं लेता, 1.5 महीने में ही करा देता, लेकिन वो संभव है नहीं, करना तो आपको ही पड़ेगा। सर मैं एलोपैथी की दवाई बहुत ज्यादा ले रही हूँ, लेके परेशान होके फिर अब मैं आप एलोपैथी की दवाइयाँ जैसे ज़रूरी अगर लगें तो कुछ दवाइयाँ जैसे पीपीआई ले लो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, सवेरे खाली पेट की एक गोली आती है, वो एसिड रिलीज को थोड़ा कम कर देगी। दूसरे नंबर पर आप इरोजन्स हैं तो एक कोई ऐसी मेडिसिन ले लो जो इरोजन के ऊपर एक परत बना देती है। हाँ तो ऐसे में भी सुक्राल करके जो आती है ना, सुक्राल फेट, वो ले लो। अगर ये काम नेचुरली कराना है तो मैस्टिक गम आती है, नेचुरल गम ऑफ गॉड बोला जाता है, च्युइंगम जैसी आती है, उसको खा लो, चबा लो दिन में 2 बार, बिल्कुल सुक्रालों के जैसे ही काम करती है। मुलेठी अगर जैसे थोड़ा सा मिश्री के साथ में ली जाए तो मुलेठी भी दिक्कत होती है, इसलिए ठंडी इसलिए है। मुलेठी ठंडी नहीं है, मुलेठी तो गर्म है, इसीलिए अपन कह रहे थे कि मिश्री के साथ लो, क्योंकि मुलेठी कभी कभी इरोजन को या इन्फ्लेमेशन को तो कम करने का काम करेगी, लेकिन मुलेठी गर्म है इसलिए वो गर्मी कर सकती है, गर्मी कर जाती है, कर क्या सकती है। कभी कभी कई लोग कहते हैं कि मुलेठी खाई थी लेकिन हमको तो पेट में गर्मी और हो गई उससे, तो गर्म तासीर की है तो गर्मी तो करेगी। तो आप उसकी गर्म तासीर को मिश्री से सम कर दो, मुलेठी मिश्री का मिश्रण बना करके आप ले लो, तो वो इरोजन को तो हील करेगी और गर्मी नहीं कर पाएगी। और फिर भी गर्मी करे तो ज़्यादा मात्रा में पानी पी के उस गर्मी को आप सोख लो, गर्मी को बैलेंस कर दो, चलेगा। गर्मी तो गर्मी की चीज़ है तो गर्मी तो करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रख के अगर अपन फॉलो अप करेंगे डेफिनेटली आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा।